मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको तारीख़ पाकिस्तान एक मुकम्मल तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनके ताल्लुकात दोस्ताना थे, और सिकंदर मिर्ज़ा ही वो शख्स हैं जिन्होंने अयूब खान को आगे लाने में अहम किरदार अदा किया था। इसी तरह अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा की गवर्नर जनरल बनने में मदद की थी और बाद में आईनी तौर पर पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा बने थे। अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा दोनों के अमेरिका के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे, और इन्हीं दोनों की वजह से पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर भी बना था। दोस्तों, ये तारीख़ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही वो मसले मसाइल का शिकार रहा है और सियासी रहनुमा सियासी तौर पर मैच्योर ना थे, जिसकी वजह से सियासी खला दरपेश रहा। पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की वफ़ात हुई, और फिर जब लियाकत अली खान की वफ़ात हुई तो वज़ीर आज़म की कुर्सी एक मजाक बनकर रह गई। 1956 से 58 तक 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, और इस पर नेहरू का कहना था कि मैं इतनी धोतियां तब्दील नहीं करता, यानी कि वो इतनी धोतियां तब्दील नहीं करता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं। नेहरू का कहना था कि मैं तो इतनी धोतियां तब्दील नहीं करता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं। 1955 टू 56 चौधरी मोहम्मद अली, 1956 टू 57 एच.एस. सहरवर्दी, फिर 57 में ही आई चंद्रेगर, फिर 57 से 58 फिरोज खान नून, और उसके बाद फिर कहीं 1973 में जाकर फिर वज़ीर आज़म देखने को मिलते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लियाकत अली खान के बाद कुर्सी एक मजाक बन के रह गई थी। इसके अलावा सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान दोनों ही पाकिस्तान में सियासी खला पैदा करने के जिम्मेदार समझे जाते हैं। इन्हीं दोनों ने सियासी रहनुमाओं की अनापरस्ती से बहुत फायदा उठाया, और सबसे ज्यादा फायदा दूसरी आइन साज असम्बली से उठाया गया था। इसके अलावा बार बार वज़ीर आज़म की तब्दीली से भी मामलात बदतर हो रहे थे, और दूसरी जो आइन साज कमेटी थी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असम्बली थी, तो उसमें आपने देखा था, हमने आपको पढ़ाया था कि आर्मी अफसरान भी उसमें शामिल थे। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि तमाम तर दबाव के बावजूद सियासी रहनुमा उनके दबाव में नहीं आ रहे, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान की असम्बली 1 यूनिट के खिलाफ बातें कर रही थी, और ये ज़बरदस्ती मनाया गया था कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपके पास मशरकी पाकिस्तान है, यानी ईस्ट पाकिस्तान, जो कि 1971 के बाद से अब बांग्लादेश है। तो ये इसकी महरूमियाँ दूर करने के लिए जो मगरबी पाकिस्तान है, यानी कि आज का पाकिस्तान, उसको 1 यूनिट कह दिया गया था, लेकिन उससे मामलात हल नहीं हो रहे थे और असम्बली में इसके खिलाफ बातें हो रही थी। और इसके अलावा सिकंदर मिर्ज़ा खुल्लम खुल्ला जो कॉन्फ्रेंसेस थे उसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात करते थे, जैसे कि आज भी हमें अक्सर सुनने में आता है कि डेमोक्रेसी हो, लेकिन वो कंट्रोल्ड हो, कि जब तक हमारे सियासी रहनुमा मैच्योर ना हो जाए। तो इसी वजह से जो उनके दोस्त थे डॉक्टर खान साहब, उन्होंने मशवरा दिया था कि आप एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल बनाएं जो कि इस तरह के मामलात को हल करे। और इसके अलावा जो सिकंदर मिर्जा थे वो अमेरिका के जो डेमोक्रेसी है उसके बहुत ज़्यादा गर्विदा थे, और वो प्रेसिडेंटल जो प्रेसिडेंट का सिस्टम है, यानी कि इलेक्शन होता है, वहाँ पर एक कांग्रेस है, और इसके अलावा यानी कि जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे कांग्रेस है और पेंटागन है, लेकिन जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है और वो प्रेसिडेंट के अंडर है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी की बात किया करते थे, और ऐसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाना चाहते थे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जब मार्शल लॉ की तैयारियां मुकम्मल थीं तो अयूब खान अमेरिका गए, और वहाँ से जो उनकी आला अफसरान थे, यानी अमेरिका में मौजूद जो आला अफसरान थे, उनसे बातचीत की, उनको मनाया और वहाँ का आशीर्वाद हासिल किया, और ग्रीन सिग्नल जब मिल गया तो वापस आए और मार्शल लॉ की तैयारियां शुरू कर दी। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसमें जो आला फौजी अफसरान हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं याह्या खान, अब्दुल हमीद खान और शेर बहादुर जैसे आला अफसरान इसमें शामिल थे। तो मुल्क में पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 को लगा दिया गया, और तमाम इख्तियारात हासिल कर लिए गए थे, और तमाम सियासी मामलात पर पाबंदी लगा दी गई थी।
اصل وجہ سیاسی لوگوں کا معاملات حل نہ کر پانا تھا، اور سیاسی جماعتیں متحد ہو کر اگر کام کرتی اور پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں، سیاسی رہنما ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اگر وہ میچور ہوتے تو کبھی بھی ملک میں مارشل لا نہیں لگ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کمزور معاشی حالات، بے روزگاری، بھوک اور سیاسی رہنماؤں کی لاپرواہی، یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کہ مارشل لا کی وجہ بنے تھے۔ اگر 1951 سے 58 کے حالات پر غور کریں تو بیوروکریسی کی بار بار سیاسی معاملات میں مداخلت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا تھا، جس کا فائدہ بعد میں آرمی نے اٹھایا، اور ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طرح سے آرمی نے ملک میں مارشل لا لگایا۔ بعد میں ایوب خان نے اسکندر مرزا کو بھی گھر بھیج دیا، اور آل ان آل پاور میں آگئے۔ تو چینل پر آنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آتی ہوگی، اور ریماؤ سی ایس ایس اکیڈمی کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ آپ ہمارا دوسرا چینل ریماؤ اسٹوڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو سوشل ایشوز کے اوپر ویڈیوز ملیں گی، آپ کو ڈرامہ ملے گا، پوئٹری ملے گی۔ تو بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔